गुड मॉर्निंग, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, जय हिंद। अब हम लोग स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी चल रही थी उसमें हम वादे के हिसाब से चल रहे हैं। साइंस का अब हम लोग क्रैश कोर्स तरीके से करेंगे इसको। एक तरीके से इस क्रैश कोर्स में ये रहेगा कि हम छठी से लेकर 8वीं तक के सारे क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक के साइंस या सारे सब्जेक्ट्स का चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करेंगे, और वो क्वेश्चंस करेंगे जो क्वेश्चंस हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, जो हमें एग्ज़ाम में मदद कर सकते हैं। तो पहले हमें जानना होगा, मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ भी दूंगा, मिस नहीं करूंगा, बल्कि उनको इंटेंशनली छोड़ता चलूँगा, जिससे कि आपकी तैयारी में वही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हीं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें किया जाएगा। ठीक है बच्चों, हमें चारों ओर की वस्तुओं घटनाओं के बारे में नए ज्ञान प्रस्तुत करने में कौन विशेष सहायता करता है? विज्ञान। सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी घटना के कारण को बताने के लिए पहले से विचार बनाना या कल्पना करने की क्रिया को परिकल्पना कहते हैं। क्या कहते हैं? किस वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है? न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, हर चीज को पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है। अब क्वेश्चन नंबर 5, कृषि के क्षेत्र में हम खेत जोतने के लिए हल तथा वह बल के स्थान पर अब अधिकतर किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, कृषि के क्षेत्र में हम पहले सिंचाई के लिए कुआं, नहर व ढेकुली का प्रयोग करते थे, लेकिन अब विज्ञान की वजह से हम किसका प्रयोग करते हैं? नहरों और ट्यूबवेल से सिंचाई का कार्य किया जाता है। पहले बहुत सारे हम खाद का प्रयोग नहीं कर पा रहे थे, अब खादों का भी प्रयोग कर रहे हैं, जैसे पोटास, उन्नत बीज, कीटनाशक, यूरिया, फास्फोरस, ये सब। यातायात के क्षेत्र में पहले बैलगाड़ी, तांगा, ऊंट, घोड़ा गाड़ी, खच्चर आदि चलते थे, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं? एरोप्लेन, स्कूटर, गाड़ी, ट्रेन, मोटर, रेलगाड़ी, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। मनोरंजन के लिए हम लोग रेडियो, टीवी, सिनेमा, सीडी, वीडियो गेम, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। संचार के लिए टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोग मलमूत्र जांच का परीक्षण कर लेते हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड रे, सीटी स्कैन और इंडोस्कोपी, ये सब चीज़ें भी कर लेते हैं। एंटीबायोटिक्स भी डेवलप कर ली हम लोगों ने, जैसे पैरासीटामॉल दी जाती है किसी को, या और कोई डिस्प्रिन हो गया, या कोई और दवाई हो गई, वो सारी दी जाती है। इंटरनेट का इस्तेमाल भी खूब सारा बढ़ रहा है। अब देखिए, यहाँ से महत्वपूर्ण सवाल और स्टार्ट हो रहे हैं। एडुसेट क्या है? एडुसेट क्या है? एक शैक्षणिक उपग्रह है। ठीक है। अंतरिक्ष खोज में विज्ञान की क्या देन है? चंद्रयान का सफल प्रक्षेपण है। किसानों का मित्र किसे कहते हैं? केचुए को किसानों का मित्र कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। ठीक है। अब अगला सवाल आप लोग देखिए, रासायनिक उर्वरकों एवं प्रश्न संख्या 19, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं के अनुचित प्रयोग से कैसा संकट उत्पन्न हो गया है? मृदा प्रदूषण एवं जल प्रदूषण का संकट उत्पन्न हो गया है। भूजल के असंयमित दोहन से भूजल स्तर क्या प्रभाव पड़ा है? इससे, एक सेकंड, केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। किसको किसानों का मित्र कहा जाता है? देखिए, भूजल में असंयमित दोहन से भूजल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? जमीन के अंदर से खोद के हम पूरा पानी निकाल ले रहे हैं, तो वहाँ कम होता जा रहा है। ठीक है, तो भूजल स्तर कम होता जा रहा है, अब और गहरा खोदना पड़ रहा है, ऐसा।
तीव्र ध्वनियाँ उत्पन्न करने वाले संगीत, लाउडस्पीकर आदि से कौन सा प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है? ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण आवाज़ से होता है, तो ध्वनि से ध्वनि प्रदूषण हो गया। और परमाणु बम सबसे पहले कहाँ गिराया गया था? जापान के नागासाकी और हिरोशिमा नगर में। कहाँ परमाणु बम फेंका गया था? हिरोशिमा नागासाकी में, जापान देश के 2 शहरों पे। रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन में किस प्रकार की गैस की वृद्धि के कारण वायुमंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत का निरंतर क्षरण हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का, CFC का। जड़ी बूटियों को दवा के रूप में प्रयोग करने वाले महान चिकित्सक कौन थे? चरक थे। चरक संहिता भी उन्होंने किताब लिखी है। चरक संहिता किसने लिखी है? चरक जी ने लिखी है। प्राचीन काल के महान शल्य चिकित्सक कौन थे? सुश्रुत थे। शल्य चिकित्सक का मतलब होता है सर्जरी वाले डॉक्टर। पाई की खोज किसने की थी? पाई का मान निकाला था आर्यभट्ट जी ने। पाई का मान कितना है? 22/7 है या 3.14। वर्ग समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ कौन थे? श्रीधराचार्य। पौधों की संवेदनशीलता का पता सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने लगाया? जगदीश चंद्र बोस ने। रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? एडवर्ड जेनर। ये सवाल भी आया हुआ है, फिर भी पूछ सकता है दोबारा। अच्छा, मैं इसमें क्या है दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, एक बार कर ले रहा हूँ। आप एक बार सुनिए, फिर दूसरी बार सुनिए, फिर तीसरी बार सुनिए, कितनी भी बार आप इसको सुन लीजिए। सुबह आप उठे, एक बार चला लीजिए, एकदम लेटे लेटे आप आवाज़ से इसको सुन लीजिए, एक बार रिवीजन हो जाएगा। फिर अगले दिन रिवीजन कर सकते हैं। इस तरीके से आपका रिवीजन नंबर ऑफ टाइम्स ग्रेटर हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। रेडियम या पोलोनियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो उसका मैडम क्यूरी और पॉलिश वैज्ञानिक क्यूरी एवं मैडम क्यूरी ने किया था। हस्बैंड वाइफ दोनों थे, उन लोगों ने किया था। दूरबीन की खोज गैलीलियो ने की थी। दूरबीन की खोज किसने की? गैलीलियो ने। ग्रामोफोन की खोज किसने की थी? थॉमस एडिसन ने। ग्रामोफोन की खोज थॉमस एडिसन। विद्युत बल्ब थॉमस एडिसन। विद्युत बल्ब और ग्रामोफोन दोनों की खोज किसने की थी? थॉमस एडिसन ने। रेडियो की खोज मार्कोनी ने किया था। परमाणु बम ऑटो हॉर्न ने किया था। गुरुत्वाकर्षण आइजैक न्यूटन ने किया था। प्राथमिक विद्युत सेल का खोज किसने किया था? वोल्टा ने। और डायनमो की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे। डायनमो की खोज फैराडे ने की थी। एक्सरे का खोज विलियम रोएंथजन ने किया था। एक्सरे का विलियम रोएंथजन ने किया था। परमाणु भट्टी की खोज फर्मी ने किया था। टेलीविजन की खोज जॉनी लेगी बेयर्ड ने किया था। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। गति के सिद्धांत के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया था? आइजैक न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण और गति, ग से गुरुत्वाकर्षण, ग से गति, तो ग से जितने खोज हुए, ग से गुरुत्वाकर्षण, ग से गति, तो न्यूटन ने किया था। इस तरीके से कुछ न्यूमोनिक्स बना के याद करना होता है, जिससे हमें वहाँ सही टिक कर देना है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने की थी? आइजैक न्यूटन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। प्रकाश प्रकीर्णन का रमन प्रभाव की खोज CV रमन ने की थी। संख्या सिद्धांत के बारे में कौन से वैज्ञानिक ने बताया था? S रामानुजन ने बताया था। किसने बताया था? S रामानुजन। किस भारतीय वैज्ञानिकों ने क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बताया था? SN बोस ने। गॉड पार्टिकल के बारे में किसने बताया था? SN बोस ने बताया था। कौन से भारतीय वैज्ञानिक थे जो तापीय आयनीकरण साहा समीकरण दिया? मेघनाथ साहा ने दिया था। भारतीय वैज्ञानिक TR शेषाद्री ने विज्ञान में अपना कौन सा योगदान दिया था? औषधि विज्ञान में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। भारतीय वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा ने विज्ञान के किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया? परमाणु व कॉस्मिक विकिरण में, एटॉमिक एनर्जी में। विक्रम साराभाई ने किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया था? अंतरिक्ष अनुसंधान में, विक्रम साराभाई ने। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने विज्ञान के किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया था? उन्होंने प्रक्षेपण शास्त्र और मिसाइल प्रक्षेपण में, इसीलिए उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। कौन से वैज्ञानिक भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर कस्तूरी रंजन ने विज्ञान के किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया? प्रक्षेपण शास्त्र में। अनुवांशिक कोड की स्थापना का संबंध किस भारतीय वैज्ञानिक से है? हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया? खगोल विज्ञान के। किसमें? खगोल विज्ञान में। भारतीय वैज्ञानिक कल्पना चावला का संबंध अंतरिक्ष विज्ञान से है।
इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1969 में हुई थी। 1869 में गांधी जी पैदा हुए थे, 100 साल बाद इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो ने भी चंद्रयान-3 भी लॉन्च कर दिया था। किस दिन लॉन्च किया था? 23 अगस्त को लॉन्च किया था। 23 अगस्त 2023 को लॉन्च किया था। अब इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और बताइए इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसी के साथ पहला चैप्टर समाप्त होता है। अब कुछ अच्छी बातें मैं आपको ये बता दूं कि जैसे जो निमोनिक्स में बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ, जैसे ग से गुरुत्वाकर्षण और ग से गति, दोनों के नियमों की खोज किसने की थी? आइजैक न्यूटन ने, न्यूटन साहब ने की थी। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रहे, जिससे बार बार रिवीजन होता रहेगा, ये याद रहे, बार बार रिवीजन होता रहेगा जिससे याद रहे। अब पार्ट दूसरा हम लोग चल रहे हैं, और जब आपको लगे कि ये चीज़ें जैसे और रिपीट करनी है तो तुरंत इसको दोबारा सुन लीजिए, फिर 3 बार सुन लीजिए। 5 से 10 बार के बीच में आप सुन लेंगे तो कैसा भी बच्चा होगा उसको काफ़ी चीज़ें याद हो जाएंगी। दूसरा चैप्टर है पास पड़ोस की वस्तुएं, वो चैप्टर हम देखते हैं। वस्तुओं को उनके विशेष गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में रखना है, उनकी पहचान आसानी से करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। मैं इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, तेज पढ़ा रहा हूँ। आप चाहें तो इसकी स्पीड कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसको जितनी बार आप सुनेंगे उतना आपको फ़ायदा रहेगा। आप जैसे घर में ब्रश कर रहे हैं तो भी आप इसको मोबाइल में लगा दिए, आपके कान में आवाज़ जा रही है। आप खेतों में पानी दे रहे हैं या खेत में कुछ काम कर रहे हैं तो भी इसको लगा दीजिए, कान में आप लीड लगा लीजिए, या कान में सुनाई दे रहा है आपको, सुनते रहें। या आप घर में कोई काम कर रहे हैं, ऐसा पेड़ों में पानी दे रहे हैं, या कुछ और छोटा मोटा काम कर रहे हैं, किसी और जानवर की सेवा कर रहे हैं, तो उस समय भी आप लगा के एक डिस्टेंस पे रख दीजिए या अपने जेब में रख लीजिए, जिससे आपको आवाज़ सुनाई देती रहे। तो आप इसको सुनते रहें, इससे आपका काम भी होता रहेगा और पढ़ाई भी होती रहेगी। वस्तुओं को व्यवस्थित रखने, पदार्थों के गुणों को आसानी समझने में विद्यालय के पुस्तकालय में पुस्तकों को व्यवस्थित रूप से रखने हेतु किसकी आवश्यकता पड़ती है? वर्गीकरण की आवश्यकता। जिन पदार्थों वस्तुओं से में जान होती है, उनकी वृद्धि होती है, उन्हें हम सजीव कहते हैं। जिनमें जान नहीं होती वो निर्जीव कहलाते हैं। और क्या एक वस्तु कई पदार्थ से बनी हो सकती है? बिल्कुल सही बात है, एक वस्तु कई बार कई पदार्थों से बनी होती है। पदार्थ की ब्रह्म संरचना के आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? ये बाहरी के आधार पे जब किया जाता है, बाह्य संरचना के आधार पे, तो वो भौतिक वर्गीकरण कहलाता है। क्या वर्गीकरण कहलाता है? भौतिक। बाह्य संरचना मतलब बाहरी के रूप में किया जाता है, तो वो भौतिक वर्गीकरण कहलाता है। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 अवस्थाओं में। ठोस, द्रव, गैस। जैसे पानी, जब पानी पानी के फॉर्म में रहता है तो वो क्या है? द्रव है। जब वो बर्फ़ बन जाती है तो ठोस हो जाती है। जब वो इवेपोरेट होकर चाय बनाते हैं तो भाप बन के उड़ने लगती है, तो उसको क्या कहते हैं? कमेंट करके बताइए उसको क्या कहते हैं, गैस कहते हैं या क्या कहते हैं? पदार्थ की आंतरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार का वर्गीकरण है? रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थों को कितने कैसे कैसे विभाजित किया जा सकता है? तत्व, यौगिक और मिश्रण में। तत्व, यौगिक और मिश्रण में। हमारे आसपास पाई जाने वाली वस्तुओं को क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्या सभी पदार्थों में विद्यमान होता है या कुछ द्रव्यमान? द्रव्यमान का मतलब होता है मास, वजन। वजन अलग चीज़ है, द्रव्यमान अलग चीज़ है। अथवा स्थान घेरती हैं, तो बिल्कुल सारी चीज़ों में कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और सारी चीज़ें कुछ न कुछ स्थान घेरती हैं। पदार्थ की कितनी मूल अवस्थाएं होती हैं? 3। पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम क्या हैं? ठोस, द्रव और गैस। आकार, आयतन और कणों, अणुओं के आधार पर हम किसका वर्गीकरण कर सकते हैं? पदार्थ का। ठोस का आकार का व आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। ठोस के कण कैसे, अणु आपस में पास पास होते हैं। द्रव का आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। जैसे पानी को हम जिस कंटेनर में डालेंगे, अगर एक छोटे से बॉटल में डालेंगे तो पानी उस बॉटल का आकार का हो जाएगा। अगर हम उसे ग्लास में रखेंगे तो ग्लास के आकार का हो जाएगा। अगर बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी के आकार का हो जाएगा।
तो जिस चीज़ में रहता है उसका उस आकार में हो जाता है, तो इसका आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव का आयतन कैसा होता है? द्रव का आयतन निश्चित होता है। 1 लीटर पानी मतलब 1 लीटर ही रहेगा। द्रव का अणु कैसे होते हैं? ठोस की तुलना में थोड़े दूर दूर होते हैं। द्रव के अणुओं का आकर्षण बल ठोस के तुलना में कैसा होता है? ठोस की तुलना में थोड़ा कम होता है। गैस का आकार व आयतन कैसा होता है? अनिश्चित होता है। भाई गैस तो कभी भी उड़ जाती है, कहीं भी इधर उधर हो जाती है, तो उसका अनिश्चित होता है। गैस के कण कैसे होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। मतलब ठोस जितना दूर दूर होता है उससे ज़्यादा दूर दूर द्रव होता है, और उससे भी ज़्यादा दूर दूर गैस होता है। गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं। गैस का आकर्षण बल बहुत नहीं के बराबर होता है, आपस में कोई बल ज़्यादा काम नहीं करता है। पानी में घुलने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? घुलनशील पदार्थ या विलेय पदार्थ। पानी में न घुलने वाले पदार्थों को अघुलनशील और कहते हैं। क्या कहते हैं? अघुलनशील या अविलेय। ऐसे पदार्थ का नाम बताइए जो एक द्रव में घुलनशील परंतु दूसरे में अघुलनशील हो। नमक। नमक पानी में घुलनशील है परंतु मिट्टी के तेल में अघुलनशील। मिट्टी के तेल में इसको घोलोगी तो नहीं घुलेगा, पानी में घोलोगी तो घुल जाएगा। नमक को हम क्या कहते हैं? NaCl कहते हैं। क्या कहते हैं? NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3। पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सके, अपारदर्शी जिसके न देखा जा सके, पारभासी मतलब एक पार देखा जा सके। उन पदार्थ को क्या कहते हैं जिसके आर पार देखा जा सकता है? तो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच हो गया, जल हो गया। उन पदार्थों को क्या कहते हैं जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार दिखाई देता है? उनको पारभासी कहते हैं। तेल लगा कागज, पेंट लगा कांच आदि। कठोरता के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 2। मुलायम और कठोर। परमाणु के मूलभूत कणों का नाम बताइए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, प्रोटॉन इधर हो गया, न्यूट्रॉन भी इधर ही हो गया। इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, आप सबको पता है। और न्यूट्रॉन जो होता है उसका कोई चार्ज नहीं होता है। पदार्थ के निर्माण की इकाई क्या है? पदार्थ के निर्माण की इकाई परमाणु होती है। चुंबक जिन पदार्थों को चिपका लेता है अर्थात अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता उनको अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लोहा, निकल, कोबाल्ट जैसी धातुओं से बनी वस्तुओं को कौन अपनी ओर आकर्षित करता है? चुंबक। पदार्थ कौन कौन से को करता है? लोहा, निकल, कोबाल्ट, इन सब चीज़ से। पदार्थ के उन मूल रूप को क्या कहते हैं जिसे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है? तत्व। किसमें उपस्थित समस्त अणु या परमाणु समान गुणधर्म वाले होते हैं? तत्व में। अच्छा, आप लोग कमेंट करके ये भी बताइए कि पढ़ाई में कुछ समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, कुछ फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं फ़ायदा मिल रहा है, या कोई बदलाव करना हो वो भी बताइए। लोहा, तांबा, सल्फर, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन आदि क्या है? ये तत्व हैं। लोहा, तांबा, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सारे तत्व होते हैं। संसार में पाए जाने वाले समस्त वस्तुओं का निर्माण पदार्थ से हुआ है। ये पदार्थ किससे मिलकर बने हैं? समान या अलग अलग तत्वों से मिलकर। अब तक कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? 118। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन नामक 2 तत्वों के संयोजन से क्या बना है? जल। मतलब जल का रासायनिक क्रिया क्या है? नाम H2O फार्मूला। कार्बन व ऑक्सीजन नामक 2 तत्वों के संयोग से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर क्या बनता है? यौगिक बनता है। यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात के मिलकर बनने से यौगिक बनता है। किसके गुण उसके अवयवी गुणों के गुण से भिन्न होते हैं? यौगिक के। हाइड्रोजन तत्व के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन तत्व के 1 परमाणु से मिलकर H2O बनता है जिसे जल कहते हैं, पानी कहते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक निश्चित अनुपात में मिलकर निर्माण करते हैं मिश्रण का। इनमें अवयवी तत्वों का यौगिकों के रूप में विद्यमान करते हैं मिश्रण। शरबत किसका उदाहरण है? मिश्रण का। सवाल पूछ लेगा शरबत मिश्रण का उदाहरण है तो उसमें एक ऑप्शन शरबत दे देगा, तो आपको शरबत पे मारना है। चीनी व जल किसका उदाहरण है? यौगिक का। पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना है उनको सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के उस सूक्ष्मतम
कण को क्या कहते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा उसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं? अणु कहते हैं। पदार्थ के उस सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं? उनको हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। उस तत्व को क्या कहते हैं जो अत्यंत सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बना है? परमाणु। परमाणु को और छोटे छोटे में नहीं तोड़ा जा सकता। उसमें हमने पता लगा लिया है इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन और उसको बांटा नहीं जा रहा, तोड़ा नहीं जा रहा। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ईटा पर नाचे, ईटा मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की। पर नाचे, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। और नाचे मतलब न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने नाम रखा उसका। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है? धन, प्लस वाला। और इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋणात्मक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन पर क्या आवेश होता है? ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, जीरो आवेश होता है। अब दूसरा चैप्टर भी हमारा समाप्त हो गया है और अपने पास अभी भी वक्त है पदार्थों का पृथक्करण करना। अगला चैप्टर, कई प्रकार के पदार्थों के मिश्रण में से प्रत्येक पदार्थ को अलग अलग करना क्या कहलाता है? पृथक्करण। अनिश्चित मात्रा में दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से क्या प्राप्त होता है? मिश्रण। मिश्रण में मिले विभिन्न पदार्थों को क्या कहते हैं? मिश्रण के अवयव। सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। इसी को कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स में पीते हैं, ठंडा ही पीते हैं ना, कोका कोला, पेप्सी, वो क्या स्प्राइट पता नहीं क्या क्या आता है ना, सब कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं जिनमें अलग अलग अवयवी पदार्थों को सामान्यतः अलग अलग करके देखा जा सकता है? उसको विषमांगी हेटेरोजेनस मिश्रण कहते हैं। ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं जिनमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु उन्हें अलग अलग करके देखा नहीं जा सकता है? उनको सममांगी होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। ये यूनिफॉर्म होता है, वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पदार्थों में मिश्रित हानिकारक, अनुपयोगी तथा कभी कभी उपयोगी पदार्थ के पृथक करने के लिए या अनावश्यक अवयवों, शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने या अनावश्यक अवयवों को पृथक करने में होता है। उस विधि को क्या कहते हैं? सवाल संख्या 139। उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रवित हुए ही सीधे वाष्प में बदल जाते हैं, ठंडा होने पर वाष्प सीधे ठोस पदार्थ में बदल जाते हैं? उन्हें ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है कपूर। कपूर जैसे सॉलिड स्टेट में रहता है, जब पूजा वूजा में देखो कपूर जलता है तो सीधे वो लिक्विड में नहीं आता, सीधे सॉलिड से, ठोस से वो सीधे गैस में बदल जाता है और गैस से सीधे ठोस में आ जाता है। ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं? कपूर और साधारण नमक को किस विधि द्वारा अलग करते हैं? ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। कौन से विधि के द्वारा? आयोडीन और नेफ्थलीन को किस विधि द्वारा अलग करते हैं? ऊर्ध्वपातन। बालू और नमक में भी आयोडीन पाया जाता है, आपको पता है, साधारण नमक में आयोडीन होता है। बालू और पानी के मिश्रण से बालू को अलग अलग करना क्या कहलाता है? दल छटीकरण कहलाता है। बालू और पानी के मिश्रण से पानी को अलग करना निथारना कहलाता है। समुद्र के नमक किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? 147। वाष्पन विधि द्वारा। मतलब हम इवेपोरेशन से नमक प्राप्त करते हैं, पानी उड़ जाता है और नमक मिल जाता है, रह जाता है उसमें। नमक और पानी घोल में नमक को पानी से किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? वाष्पन विधि के द्वारा। ये भी इम्पोर्टेंट है। एक धातु की प्लेट जिस पर कुछ बर्फ रखी हो, प्लेट को केतली की टोटी के ऊपर पकड़कर गर्म करने पर केतली का सारा भाप पानी भाप में बदल जाता है। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आता है तो वह द्रव बन जाता है। यह द्रव बूंद बूंद बनकर बीकर में इकट्ठा हो जाता है। इस प्रकार भाप के द्रव में परिवर्तित
होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन की क्रिया से ही वर्षा होती है। संघनन की क्रिया से क्या होती है? बारिश होती है। इस विधि को क्या कहते हैं? जिसमें किसी विलयन के वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त किया जाता है। आउसन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? उस विलयन को क्या कहते हैं? जिसमें फिटकरी को पानी में तब तक घोलते हैं जब तक कि पानी की फिटकरी में घुलना बंद न हो जाए। संतृप्त विलयन। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड, हाँ, सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन के घोल को गर्म करने पर फिटकरी की जल में विलेयता बढ़ जाती है, अर्थात फिटकरी की कुछ और मात्रा जल में घुल जाती है। अब इस संतृप्त घोल को बिना हिलाए ठंडा करने पर कुछ घंटों बाद फिटकरी के शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। मिट्टी का तेल व पानी में कौन सा द्रव हल्का होता है? मिट्टी का तेल हल्का होता है, इसीलिए कहीं पानी इकट्ठा होता है तो उस पानी को हम नहीं निकाल सकते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा मिट्टी का तेल छिड़क देते हैं, 2-4 बूंद, जिससे उसके ऊपर मच्छर ना पनप पाए। मच्छर पनपे तो बाहर ऊपर ना आ पाए और हमें बीमारी ना हो पाए, डेंगू मलेरिया ना हो पाए, काट ना पाए। उस पदार्थ को क्या कहते हैं? जिन्हें छान कर और वाष्पित कर पृथक किया जा सकता है, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है, और कौन सा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है। रंगों में पाए जाने वाले विभिन्न अवयवों को पृथक करने की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो क्रोमेटोग्राफी विधि से रंगों को अलग किया जाता है। कौन से विधि से? सवाल पूछेगा किस विधि से रंगों को अलग किया जाता है, तो आप लोग लगाएंगे क्रोमेटोग्राफी। द्रव में अघुलनशील ठोस पदार्थों को किन विधियों द्वारा पृथक किया जाता है? तलछटीकरण, निथारना, छानना, अपकेंद्रण विधि द्वारा। द्रव में घुलनशील ठोस पदार्थों को किन विधियों द्वारा पृथक किया जाता है? वाष्पन, आवसन, क्रिस्टलीकरण विधि। दो अमिश्रीय द्रवों को किसकी सहायता से पृथक किया जाता है? पृथकीकरण कीप द्वारा। अब ये पाठ हमारा चौथा स्टार्ट हो जाएगा। दैनिक जीवन में होने वाले बदलावों को हम क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। धीमी गति से परिवर्तन को मंद परिवर्तन कहते हैं, तेज गति से तीव्र परिवर्तन। दूध से दही बनना, नाखून का बढ़ना, बच्चों का बढ़ना, रोटी में फफूंद लगना, कपड़े का सूखना, गन्ने के रस में सिरका बनना किस परिवर्तन में आता है? मंद गति से परिवर्तन होता है। तेज गति से परिवर्तन को तीव्र परिवर्तन कहते हैं। दूध को नींबू में डालकर फाड़ना तीव्र परिवर्तन होता। गुब्बारे में हवा भरना तीव्र है। रसोई गैस का जलना फट से जल जाता है ना, जैसे ही नींबू पानी में दूध में डालोगी तो फट जाएगा, जैसे ही गुब्बारे में हवा भरोगी वो फूल जाएगा। फूले गुब्बारे को फूटना तुरंत फूट जाता है, तीव्र परिवर्तन होता है। बर्फ के टुकड़े का पिघलना, मिट्टी के तेल में आग लगना, दिवाली में पटाखे का जलना आदि ये सब परिवर्तन तीव्र परिवर्तन के उदाहरण है। उपयोगी तथा लाभकारी परिवर्तन को हम अनुकूल परिवर्तन कहते हैं। क्या परिवर्तन कहते हैं? अनुकूलन परिवर्तन। खाना पकाना, आम का पकना, दूध की से दही बनना, फसल तैयार होते समय वर्षा का होना आदि किस प्रकार के परिवर्तन के उदाहरण हैं? अनुकूल परिवर्तन है। अनुपयोगी एवं हानिकारक परिवर्तन से क्या कहते हैं? इसको प्रतिकूल परिवर्तन कहते हैं। जो हमारे लिए फायदेमंद हो उनको हम अनुकूल कहते हैं, जो हमारे लिए लाभदायक ना हो, हानिकारक हो, उनको हम प्रतिकूल परिवर्तन कहते हैं। दूध का फटना, लोहे में जंग लगना, रोटी में फफूंद लगना, फसल पक जाने पर वर्षा होना आदि प्रकार के परिवर्तन हमारे प्रतिकूल परिवर्तन है। दूध फट जाता है तो दूध इस्तेमाल में नहीं आता है, आजकल तो उसका पनीर बना के खा लेते हैं हम लोग। लोहे में जंग लग जाती है तो फिर वो नुकसान करता है, और उसके बाद रोटी में फफूंद लगना तो फिर तो फेंकना ही पड़ता है। फसल पक जाने पर वर्षा हो जाती है तो सारा लूट जाता है, सब वो हो नहीं, बेकार हो जाता है, बहुत ही बुरा हो जाता है किसानों के साथ, तो किसान भाई बहनों के साथ। निश्चित समय पर लगातार होते रहने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? नियमित परिवर्तन कहते हैं। ऋतुओं का बदलना, रात और दिन का होना आदि किस प्रकार के परिवर्तन के उदाहरण हैं? नियमित परिवर्तन। वे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? जिनका समय निश्चित नहीं होता है, वो अनियमित परिवर्तन कहलाते हैं। कैसे परिवर्तन कहलाते हैं? आंधी, तूफान, बाढ़, सूखा, भूकंप तथा सुनामी, ज्वालामुखी का फूटना आदि परिवर्तन कैसे हैं? अनियमित। जैसे भूकंप आ जाता है, अभी नेपाल में कल आया था, यहाँ तक झटके आए थे, तो इस परिवर्तन को क्या कहते हैं? अनियमित परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? जब पदार्थ की परिस्थितियां पलट देने पर पदार्थ अपनी पूर्व दिशा में आ जाता है, प्रत्यावर्ती परिवर्तन कहलाता है। गुब्बारे को हवा से फुलाकर पुनः उसकी हवा निकालना, रबड़ बैंड या स्प्रिंग को खींचना और खींचकर छोड़ देना आदि करने पर वस्तु का पुनः वापस अपनी स्थिति में आना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? प्रत्यावर्तित परिवर्तन का। ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? जिनमें पदार्थ को पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, अप्रत्यावर्तित परिवर्तन कहलाते हैं।
दूध से दही का बनना, मोमबत्ती का जलना, धूप बत्ती का जलना आदि के अवशेष से वस्तु को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे उदाहरण किस प्रकार के परिवर्तन कहलाते हैं? ये प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहलाते हैं। किस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, वो भौतिक परिवर्तन हो गया, उसका भौतिक रूप बदल गया, दूध था अब दही बन गया। किस प्रकार के दूध से दही का बनना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, उसका परिवर्तन चेंज नहीं होगा। बहुत बढ़िया। किस प्रकार के परिवर्तन के, देखो दूध में लैक्टोबैसिलस एसिड होता है, वो रासायनिक परिवर्तन करके वापस उसको दही में बदल देता है। अब वो वापस दही से दूध में बन सकता है? नहीं बन सकता, तो इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन हो गया। जो वापस रिटर्न ना हो सके, इरिवर्सिबल है, वो रासायनिक हो जाएगा। जो रिवर्सिबल है, जिसको वापस हम दोबारा ला सकते हैं, उनको हम भौतिक परिवर्तन में कहते हैं। जैसे लकड़ी से हम ये टेबल बना दिए, टेबल को फिर तोड़ देंगे तो फिर लकड़ी बन जाएगी तो ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। किस प्रकार के परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पदार्थ की पूर्व अवस्था पुनः प्राप्त की जा सकती है, उसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जो पूर्व की पुरानी अवस्था दोबारा पा सकते हैं, उनको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक में दोबारा नहीं पाया जा सकता है। किस प्रकार के परिवर्तन के पश्चात कोई नया पदार्थ नहीं बनता तथा पदार्थ के अणुओं की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको भौतिक परिवर्तन के पश्चात होता है। भौतिक परिवर्तन में ऐसा होता है। किस प्रकार के परिवर्तन में एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है जिससे सामान्यतः पूर्व पदार्थों को प्राप्त नहीं किया जा सकता, उनको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही का बनना, मोमबत्ती का जलना, जैसे जो चीज़ जल गई तो जल के राख हो जाएगी, वापस तो नहीं आएगी। मोमबत्ती के कैंडल का पिघलना, ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि पिघल के मोम तो थोड़ी नीचे रह जाती है, तो वो भौतिक परिवर्तन। लेकिन उसका जलना, उसके फ्लेम का जलना, वो रासायनिक परिवर्तन है। और दूध का दही में बदलना, ये भी रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। इसलिए बहुत शब्द पे गौर रखना होता है। मोम को गर्म करके प्याली में पिघलाकर इकट्ठा करना था ठंडा करके पुनः मोम को प्राप्त करना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? ये भौतिक परिवर्तन। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये सवाल बहुत कन्फ्यूजिंग क्रिएट कर सकता है जीवन में भी आपके। मौसम का बदलना, बादल का आना, वर्षा का होना, सुनामी, ज्वालामुखी का फूटना, भूकंप का आना, ज्वार भाटा का आना, आंधी तूफान, बाढ़, सूखा पड़ना आदि किस प्रकार के परिवर्तन के उदाहरण हैं? ये सब प्राकृतिक परिवर्तन है। नेचुरली ये सब चेंजेस अपने आप होते रहते हैं, हमारा उसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता है, बस हमें बीच बीच में पिटते रहना होता है। जल वायुमंडल से उष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, फिर यही जल वाष्प जल की बहुत सी छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित होकर बन जाता है, उनको क्या कहते हैं? हम बादल कहते हैं। मनुष्य द्वारा किए गए परिवर्तन को क्या कहते हैं? कृत्रिम परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम परिवर्तन। कृत्रिम परिवर्तन कहते हैं। ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? जिन पर अपना नियंत्रण रहता है, उनको नियंत्रित परिवर्तन कहते हैं। बिजली के पंखे की गति की तेज का धीमा करना, लालटेन की रोशनी को कम या ज़्यादा करना आदि किस प्रकार के परिवर्तन के उदाहरण हैं? ये नियंत्रित परिवर्तन के उदाहरण हैं। ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? जिन पर अपना नियंत्रण नहीं रहता है, वो अनियंत्रित परिवर्तन कहलाते हैं। कौन से परिवर्तन कहलाते हैं? अनियंत्रित परिवर्तन कहलाते हैं। आंधी तूफान का आना, बादलों का आना, चंद्रमा के कलाओं में परिवर्तन होना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? ये अनियंत्रित परिवर्तन का उदाहरण है। कौन से परिवर्तन का उदाहरण है? अनियंत्रित परिवर्तन का उदाहरण। उन परिवर्तनों को क्या कहते हैं जिनकी प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती है? जटिल परिवर्तन। उनको जटिल परिवर्तन कहते हैं। कौन सी परिवर्तन कहते हैं? जटिल परिवर्तन। पेट्रोल, मिट्टी का तेल, कोयला आदि किस नाम से जाने जाते हैं? जीवाश्म ईंधन या ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि किस प्रकार के परिवर्तन के उदाहरण हैं? चूना पत्थर से संगमरमर बनना, वायु में उपस्थित नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का जल में से क्रिया करके अम्लीय वर्षा में परिवर्तित होना किस प्रकार का उदाहरण है? जटिल परिवर्तन है। लगभग 300 करोड़ों वर्ष पूर्व भौगोलिक उथल पुथल के कारण विशाल जंगल पृथ्वी की सतह के नीचे धंसकर दब गए। वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप व दाब के कारण धीरे धीरे उन जंगलों के वनस्पतिक
पदार्थ जैसे पौधों के तने आदि किससे परिवर्तित हो गए? पत्थर के कोयले में परिवर्तित हो गए। लंबे समय और जटिल पदार्थों के उपरांत समुद्र की गहराइयों में दबे मृत जीव जंतु उच्च ताप और दाब पर किस में परिवर्तित हो गए? पेट्रोल उत्पाद जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल आदि में परिवर्तित हो गए। चीनी के जलने से प्राप्त काले ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं? जिसके भौतिक एवं तथा रासायनिक गुण चीनी से भिन्न होते हैं। सुगर चारकोल कहते हैं। क्या कहते हैं? लोहे में जंग किसकी उपस्थिति से लगता है? ऑक्सीजन की कमी की उपस्थिति से लगता है। साइकिल का पैडल चलाने पर साइकिल का गतिमान होना किस ऊर्जा का कौन सा उदाहरण है? ऊर्जा में पेशीय ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन है। स्प्रिंग को दोनों हाथ से पकड़कर खींचने पर उसकी आकृति में परिवर्तन किस ऊर्जा का है? पेशीय ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन है। सोलर कुकर में किस ऊर्जा का परिवर्तन होता है? सोलर ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा से के रूप में परिवर्तन होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण होने वाले परिवर्तन को क्रिया प्रतिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्शन रिएक्शन। जैसे एक बच्चा दूसरे बच्चे को थप्पड़ मारता है, गाली देता है, तो दूसरा बच्चा भी उसको तर्क से पीट देता है, उसको हम प्रतिक्रिया कहते हैं। जिसने एक बार पहली बार जिसने किया वो क्रिया है, फिर उसने जो पलट के किया वो प्रतिक्रिया है। इसने ऐसे मारा फिर तो क्रिया है, इसने ऐसे वापस रिटर्न दोबारा मारा तो वो प्रतिक्रिया है। हाँ, कर लो दोनों आपस में, सब लोग क्रिया प्रतिक्रिया संपन्न हो गई है। आप लोग को छोटा ब्रेक भी चाहिए था। जैसे जिस बच्चे को ब्रेक चाहिए वहाँ पॉज करके फिर वो थोड़ा सा क्रिया प्रतिक्रिया कर ले आपस में छोटे भाई बहन के साथ, फिर देखे ये आपस में। तंतु से वस्त्र तक। जैसे नींद आती है ना, जब पढ़ाई करने बैठो नींद आ रही हो ना, तो अपने आप को खींच के थप्पड़ मारो, बहुत बढ़िया नींद खुलती है। सच में मज़ा आ जाता है। या तो मुंह हाथ धुल लो थोड़ा सा। जैसे जो सीधा साधा बच्चा होगा वो धुल लेगा, जो मेरे जैसा आलसी बच्चा होगा वो चेयर पे बैठे बैठे सोचेगा थप्पड़ मार लूँ, क्या उठ के जाऊँगा धुलने के लिए, चट से मार लेता है और फिर 2-4 पेज और पढ़ता है। फिर जब नींद आने लगती है फिर 2-4 थप्पड़, और तेज मारना होता है बेटा, ऐसे धीरे धीरे नहीं। चलो, पौधों के किस भाग, बस अब रुक जाओ, अब इसके बाद प्रतिक्रिया करना। पौधों के किस भाग, तना, बीज, पत्ती तथा फल आदि से प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक रेशों को कहते हैं? कौन सा रेशा कहते हैं? पादप रेशों के उदाहरण कपास तथा जूट को ही पटसन कहते हैं। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले पदार्थ प्राकृतिक रेशों को क्या कहते हैं? जातव रेशे। जातव रेशों के उदाहरण हैं ऊंट भेड़ के बालों से तथा रेशम के धागे रेशम कीट के कोकून से। रेशम के धागे कैसे प्राप्त किए जाते हैं? रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। रुई कपास के पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? बीज से। जूट पटसन या सनई पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तने से। फ्लैक्स अलसी या तीसी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? नारियल जटा नारियल पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? फल से। मनुष्य द्वारा कृत्रिम ढंग से पेट्रोलियम उत्पादों के जटिल रासायनिक परिवर्तन के पश्चात बनाए जाने वाले रेशों को क्या कहते हैं? संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशों का उदाहरण बताइए। नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन। अब जैसे उदाहरण देगा नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन और कोई और एक नाम दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा संश्लेषित रेशा नहीं है, तो आपको दूसरा वाला मारना होगा। कपास पौधे की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास के लिए काली मिट्टी। क से कपास, क से काली मिट्टी। समझ में आ रहा है? क से कपास, क से काली मिट्टी। ग से गति, ग से गुरुत्वाकर्षण न्यूटन ने किया था। वैसे क से कपास, क से काली मिट्टी। कपास के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? काली मिट्टी में पानी ज़्यादा ठहरता है और ये सेल्फ प्लॉगिंग सॉइल भी कहलाई जाती है। जैसे इसमें जब तेज़ धूप हो जाती है तो ये इसके फट जाते हैं, खेतों के बीच में आपस में ऐसे खेत फटे फटे से लगते हैं, बीच में ज़मीन ऐसे फट सी जाती है, तो खुद से ही वो जुताई भी उसकी समझो कर लेती है। कपास पौधे की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है? उष्ण जलवायु। कपास अपने यहाँ देखो गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, इधर क्षेत्र में मालवा के पठार वाले रीजन में ब्लैक सॉइल पाई जाती है, तो उधर
खूब होता है। कपास पौधे की खेती के लिए कितना तापमान उपयुक्त रहता है? 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। कपास के पूर्ण परिपक्व फल के फटने पर दिखने वाले अधिकाधिक कपास तंतुओं रेशों से ढके बिनौले को क्या कहते हैं? कपास गोलक कहते हैं। कपास के गोलकों से कपास के बीज बिनौले को पृथक करने की प्रक्रिया को कपास उठाना कहते हैं। क्या कहते हैं? कपास उठाना। बीटी कॉटन, बीटी कपास क्या है? कपास की एक प्रजाति है। बीटी कपास देसी कपास की तुलना में कैसा है? ये सैकड़ों टॉक्सिक उत्पन्न करने की क्षमता है, जिसके कारण फसलों की कीट पक्षियों से रक्षा होती है। देसी कपास की तुलना में इसमें न केवल कपास की उत्पादकता बढ़ती है, परंतु इसकी गुणवत्ता भी अधिक हो जाती है। भारत में कपास की खेती किन राज्यों में प्रमुखता से की जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब राज्यों में की जाती है। चंबल नदी के पूर्वी तट पे राजस्थान में किया जाता है। मालवा के पठार के आसपास वाला क्षेत्र हो गया। उसके बाद दक्षिण में आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हुआ। भारत में जूट की खेती किन राज्यों में प्रमुखता से की जाती है? पश्चिम बंगाल, असम, बिहार के राज्यों में की जाती है। जूट या पटसन की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉयल, कछार की मिट्टी। डिस्ट्रिक्ट कछार भी कहते हैं। हैलाकांडी डिस्ट्रिक्ट आसाम में है, वो कछार रीजन में आता है, जहाँ पे कौन सी नदी बहती है जो लोअर आसाम में बहती है, उसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, बराक वैली, बराक नदी बहती है। जूट प्राप्त करने के लिए पटसन की फसल को किस अवस्था में काटते हैं? पुष्पन की अवस्था में। एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया का नाम बताइए, उसको बधाई कहते हैं। कई रेशों या तंतुओं को ऐंठ कर मजबूत धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। धागों को दो सेट के आपस में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं, जैसे स्वेटर बुनते हैं। पटसन के तने को रुके हुए जल में कुछ दिनों तक रखकर जूट के रेशे को ढीला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पटसन की रेटिंग कहते हैं। छठा चैप्टर आज करवाएं या थोड़ी देर बाद करवाएं? कल करवाते हैं, कोई बात नहीं। जीव जगत चैप्टर हम लोग कल करेंगे, बाकी आप लोग इतने को रिवाइज कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और इसको जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच।